हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर। और आज हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर लेकर आए हैं। सब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा? सब्जेक्ट का नाम रहेगा बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग पार्ट 2। तो बीकॉम से हो, बीबीए, बीसीए, बीटीए, एमकॉम, एमबीए में अगर ये सब्जेक्ट आता है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाता है, तो समझ लेना कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाई जा रही है। इग्नू वाले बच्चों का जो ये कोड रहेगा वो रहेगा BRL 112। ठीक है, जिसका पेपर सबसे पहले होने जा रहा है। 5 जून को इसका पेपर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी वीडियो सबसे पहले बनाई जाए, क्योंकि इसका पेपर सबसे पहले है। उसके बाद आएगा BRL 111 का है 9 तारीख को। ठीक है, एंड BRL 113 का तो बाद में है। बट ये 2 पेपर जो होने जा रहे हैं वो पहले हैं, तो मैं इनको सबसे पहले कंप्लीट कर रही हूँ। बीबीए वाले जो बच्चे हैं वो प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएं। सारी की सारी जो गेस्ट पेपर है वो बन चुके हैं। मैं एक एक करके अपलोड कर दूंगी, तो प्लीज़ बीबीए वाले अपनी अटेंडेंस लगा देना। और अगर आप किसी अनदर यूनिवर्सिटी से हैं, इग्नू से हैं, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करना। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आज का जो वन शॉट रहेगा BRL 112 पे वन शॉट रहेगा। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी, बट टॉपिक यही होंगे। घुमा फिरा के आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन डिट्टो सेम कभी नहीं आते हैं। क्योंकि सेम नहीं आते, इसीलिए क्योंकि आप मास्टर डिग्री में हैं, एंड मास्टर डिग्री में कभी भी सिमिलर क्वेश्चंस नहीं आते। टॉपिक वही होता है, बस पूछने का तरीका थोड़ा डिफर होता है। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आने पहले हम पहले बुक के नाम को थोड़े से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जाके हम कुछ स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मेरे पढ़ाने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है, और मैं पहले बुक के जो नेम को पहले डिस्कस करती हूँ, फर्दर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है वो है बाइंग। तो बाइंग का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बाइंग का जो मतलब होता है, बाइंग मतलब कोई चीज़ हम बाय कर रहे हैं, कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, हमारे को खरीदनी है। जैसे कोई भी गुड्स हो सकते हैं, यानी कि अ, अगर सामान बिकने को रेडी है तो कोई कस्टमर जो है वो उसको बाय करेगा, यानी कि उसको खरीदेगा। उसको उसकी नीड होगी, उसको उसकी ज़रूरत है, वो खरीदना चाहता है, उसके वो काम आएगी, इसीलिए वो बाय करेगा। तो बाइंग जो है वो ये है। और मर्चेंडाइजिंग जो होता है, मर्चेंडाइजिंग जो होता है उसका मतलब होता है बेसिकली, मर्चेंडाइजिंग से अगर हम समझें तो द एक्टिविटी ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट फॉर सेल, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी की जा रही है, प्रोडक्ट को प्रमोट करा जा रहा है ताकि वो बिक जाए, बिकने के लिए तैयार है, मर्चेंडाइजिंग कहलाता है। यानी मर्चेंडाइजिंग प्लेज अ की रोल इन रिटेल बिजनेस, यानी कि मर्चेंडाइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक रिटेल बिजनेस के अंदर। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार अपने माल को सजाता है, ठीक है, तो वो अपने सामान को, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है, अपना प्राइस बताता है, क्वालिटी, प्रोडक्ट, सब चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। तो वो सारी एक्टिविटी करता है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, प्रमोट करता है ताकि उसका सामान बिक जाए। तो वो होता है मर्चेंडाइजिंग। तो आपको आई होप समझ आया होगा बुक का नाम क्या है। बुक में हम यही सब पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे, और काफ़ी कुछ ऐसा कुछ जानेंगे जो कि हमें काफ़ी कुछ समझाने वाला है। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। What do you mean by merchandising philosophy? Give the example of supermarket and explain how it was developed for the mass market. तो देखो भाई, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये टॉपिक्स जो हैं हमारे खुद के एनालाइज से एंड PYQ से लिए गए हैं। सो टॉपिक यही होंगे। अब अगर आपसे वो मर्चेंडाइजिंग पूछे या फिलोसफी पूछे या फिर मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड कोई डेफिनेशन लिख के एक्सप्लेन करने को बोले, तो समझ जाना यही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा, तो मर्चेंडाइजिंग जो है यहाँ पे मीनिंग बताया गया है। मर्चेंडाइजिंग जो मैंने मीनिंग तो आप लोगों को बता दिया, एग्जाम्पल भी बताया आप लोगों को। अब आते हैं मास मार्केट यानी कि मर्चेंडाइजिंग फिलॉसफी पे आते हैं। सो जो हमारा मर्चेंडाइजिंग फिलॉसफी है वो कहता है, रेफर्स टू द बेसिक अप्रोच और गाइडिंग प्रिंसिपल फॉलोड बाय रिटेल इन सिलेक्टिंग, डिस्प्ले, प्राइसिंग, प्रमोटिंग प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई कस्टमर, एंड रिटेल इन सिलेक्टिंग, एक मिनट, एंड अचीव प्रॉफिट। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है कि जो मर्चेंडाइजिंग फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी है जिसके अंदर बेसिक अप्रोच लगाई जाती है, यानी कि गाइड किया जाता है, एक तरीके से प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है रिटेलर के द्वारा
रिटेलर कौन होता है? जो होलसेलर से माल लेकर आता है और अपनी दुकान में सजाता है, उसको बेचता है। तो यानी कि जो सामान जो लिया गया है, उसको पहले रिटेलर ने सिलेक्ट करा कि ये सामान है, फिर उसको डिस्प्ले करा गया है, ठीक है? यानी कि उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग, उसका प्राइस डिसाइड होता है ऑलरेडी, और वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है ताकि कस्टमर जो है सैटिस्फाई हो जाए उसके प्रोडक्ट से और उसको अपना प्रॉफिट भी मिल जाए। इट हेल्प रिटेलर डिसाइड व्हाट मर्चेंडाइज शुड बी सोल्ड एट व्हाट प्राइस, कि किस तरह का जो है एक्टिविटी लगानी है, किस टाइप का प्रोडक्ट उसको बेचना है, किस प्राइस में बेचना है, किस क्वांटिटी में बेचना है, और उसके टारगेट कस्टमर कौन से हैं। तो वो हमारी मार्केट की फिलॉसफी होती है। नहीं, यहाँ पर जो है एक और बताया गया, जो फिलॉसफी मेनली बेस्ड है वो कस्टमर की ज़रूरत पे है, ठीक है? कस्टमर की ज़रूरत क्या है? क्योंकि कस्टमर के बारे में जब हम सोचते हैं तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं, मार्केट के ट्रेंड जानेंगे, स्टोर की इमेज कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें फिलॉसफी के अंदर आती हैं। A successful merchandising philosophy ensure the right product are available at the right place at the right time at the right price। सही समय पे सही जगह पे पड़ा होना वाला प्रोडक्ट सही टाइम पे, और वो राइट प्राइस पे हो तो सामान बिक ही जाता है, ठीक है? यहाँ पर एक सुपर मार्केट फॉर द मास मार्केट का एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको हम समझते हैं। अ सुपर मार्केट इज अ लार्ज सेल्फ सर्विस रिटेल स्टोर ऑफरिंग ग्रोसरी, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, डेयरी आइटम, वेजिटेबल, पैक फूड एंड डेयरी नेसेसिटीज अंडर वन रूफ, की एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है। उसे हम सुपर मार्केट कहते हैं, और आजकल हम ऐसी जगहों पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आजकल बिजी शेड्यूल होता है, लोग जॉब बिजनेस इन सब में ज़्यादा इंगेज्ड हैं, जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो हम ऐसे ही छत के नीचे ऐसे ही जगह पे जाना चाहते हैं, वन रूफ यानी सुपर मार्केट के वहाँ पे, जहाँ पे हमें हर तरह का सामान मिल जाता है, जैसे ग्रोसरी का हो गया, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी आइटम हो गई, सब्जियां, फ्रूट, दूध, दही, ब्रेड, कपड़े सब मिल जाता है। सुपर मार्केट एक तरीके से डेवलप मेनली फॉर द मास मार्केट, मेनली दे टारगेट अ लार्ज नंबर ऑफ मिडिल इनकम कंज्यूमर। जो मास जो एक तरीके से जो हमारी सुपर मार्केट है वो डेवलप ही इसलिए करी गई है ताकि वो जो लार्ज नंबर्स में जो मिडिल इनकम वाले हैं, जिनकी इनकम ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा कम है, मिडिल इनकम कंज्यूमर को वो टारगेट कर सके। और ये जो प्रचलन था चला तो बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन अभी बहुत ट्रेंड में है। द डेवलपमेंट ऑफ सुपर मार्केट फॉर द मास मार्केट टुक प्लेस बिकॉज कंज्यूमर वांटेड कन्वीनियंस। उनको कन्वीनियंस चाहिए, कम प्राइस भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑफर्स निकलते रहते हैं, बाय वन गेट वन, या फिर ऑफ मिलता है 10% 20%। तो जो कस्टमर होता है वो भागा भागा वहाँ जाता है, उसको लगता है कि एक ही छत के नीचे मिल भी जाएगा, ऑफ भी मिल जाएगा, तो क्यों ना हम वहाँ चले जाते हैं। रिटेलर इंट्रोड्यूस सेल्फ सर्विस सिस्टम, एक तरीके से उनकी सेल्फ सर्विस होती है, क्योंकि वहाँ पे सारा सामान डिस्प्ले होता है, हमें जो है एक बकेट लेनी होती है, उसमें अपना अपना सामान डालना है, देन बिलिंग करानी है। बल्क परचेजिंग एंड ऑर्गेनाइज सेल्विंग टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। वो एक तरीके से जो है, जो रिटेलर होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं, सेल्फ सर्विस सिस्टम तो देते हैं, और इस तरीके का काम कर देते हैं अपनी छत के नीचे, कि एक तरीके से जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदें, और वो एक तरीके से अपने सामान को इस तरीके से सेल्फ करते हैं, एक तरीके से शो करते हैं, ताकि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आए और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो और उनके वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाए, खाली हाथ ना जाए। तो यहाँ पर ना कुछ फीचर्स बताए गए हैं मर्चेंडाइजिंग फिलॉसफी इन सुपरमार्केट के। सबसे पहला तो कस्टमर फोकस। देखो, कस्टमर आज के टाइम पे भगवान है, अगर उसके बारे में हम सोचेंगे तो दुकानदार बहुत आगे जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। प्रोडक्ट्स जो सिलेक्ट हुए हैं अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग हुए हैं, जो कंज्यूमर लेता है वही सामान वहाँ पे मिलेगा। प्राइसिंग पॉलिसी में क्या आता है कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है लो होता है कंपैरेटिवली रिटेलर शॉप के। प्रोडक्ट की जो वैरायटी है वो लार्ज असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स है। स्टोर लेआउट की बात करें तो बहुत वेल्ड मैनर में लगाया हुआ सामान होता है। पता होता है कि यहाँ पे इस वाली लेन में, इस वाली लाइन में हमारे को जो है ग्रोसरी दिख रही है, इसमें हमारे जो हैं बाकी नेसेसिटी के प्रोडक्ट है, तो हमें दिख जाता है। प्रमोशन की बात करें तो डिस्काउंट एंड सीजनल ऑफर वहाँ चलते रहते हैं, इसीलिए कस्टमर भागा-भागा जाता है, जो मैंने बताया। इसका उद्देश्य क्या है कि हाई सेल्स करनी है एंड कस्टमर को भी संतुष्ट करना है, ठीक है? तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विद सूटेबल एग्जांपल। व्हेन डू एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस चेंज टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखो भाई, क्वेश्चन जो है आपसे घुमा फिरा के अगर पूछे, अगर वो आपसे शॉर्ट नोट्स पूछे सिर्फ डायरेक्ट का, तो भी आंसर यही है। इनडायरेक्ट का पूछा तो भी यही है। डिफरेंस पूछे तो भी यही है। अगर एक दूसरे से कैसे सिमिलर है तो भी यही है। फीचर, मेरिट, डीमेरिट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, तो भी आंसर यही लिखना है, ठीक है? तो कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं दैट कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई
विद द प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स, कि जब हम कोई गुड्स को खरीदते हैं या उसका प्रोडक्शन करते हैं तो हम उसको पहचान लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर वेजेस है, वेजेस मतलब दिहाड़ी देना, किसको दिहाड़ी देना, प्रोडक्शन वर्कर को देना। इम्पोर्ट ड्यूटी हो गई, कैरेज इनवर्ड हो गया, ठीक है, फ्राइड हो गया ऑन परचेज है, तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। लेकिन इनडायरेक्ट की बात करूँ तो ये वो वाले खर्चे होते हैं जो कि डायरेक्टली लिंक नहीं होते सिंगल प्रोडक्ट या सर्विस के साथ। ये ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट तो करते हैं लेकिन डायरेक्टली लिंक नहीं होते। जिन्होंने कॉमर्स पढ़ रखी है वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रही हूँ। तो जैसे कि ऑफिस रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल उठाती हूँ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस का, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस एक ऐसा खर्चा होता है जो कि हम आज करते हैं आने वाले भविष्य के लिए, कि अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा चलेगा तो हमारे को प्रॉफिट होगा। तो खर्चा हमने आज किया किया ना हमने खर्चा, तो वो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक तरीके से है, एडवर्टाइजिंग के खर्चे हैं, ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहे बट हमारे ओवरऑल बिजनेस में हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस उनके लिए है जो कि शॉर्ट में पढ़ेंगे, बाकी मैंने बता दिया उन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे एक बताया गया है कि इंपॉर्टेंस बताए गए हैं कि अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हेल्प बिजनेस, कि वो बिजनेस में कैसे मदद करते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया, प्रोडक्ट की कॉस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट कर देता है ये, एंड प्रॉपर सेलिंग प्राइस भी फिक्स करता है, ठीक है। ये दोनों खर्चे बता देते हैं and इससे क्या होता है, जब हम दोनों को जोड़ते हैं ना, दोनों को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितना खर्चा हुआ और खर्चे को कैसे कंट्रोल करना है, और प्रॉफिटेबल जो एक तरीके से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो किस तरीके से मेजर होगी, ठीक है। एंड नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन जो कि है डिफाइन मार्कअप, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मार्कअप एंड एक्सप्लेन इट इम्पॉर्टेंट इन द रिटेल बिजनेस। जो रिटेल बिजनेस होता है ना उसमें मार्कअप क्या होता है, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मार्कअप क्या हो सकते हैं। तो देखो भाई, मार्कअप जो होता है रेफर्स टू द अमाउंट एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू डिटरमाइन इट सेलिंग प्राइस। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्कअप का मतलब है कि हमें उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो है एक अमाउंट ऐड करना होता है, अमाउंट एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट के अंदर हमने एक अमाउंट ऐड किया है जिसको हम सेलिंग प्राइस का नाम देते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ लिखा भी है मार्कअप के लिए, यहाँ पे लिखा है मार्कअप इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये मार्कअप लिखा है, अपॉन टैक्स करेंगे मार्कअप, ठीक है। तो आपको इसको इस प्रकार समझना है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ रिटेलर परचेज अ प्रोडक्ट 500 की, अगर एक रिटेलर है जिसने 500 रुपये का सामान खरीदा और 700 में बेचा, तो मार्कअप कितना हुआ 200 का, जो उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। अब हमारे मार्कअप भी कुछ टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है इनिशियल, मेंटेन, डॉलर, परसेंटेज। तो इनिशियल में क्या होता है, ओरिजिनल डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस साफ दिखाई देता है, जो अभी मैंने 500 और 700 का एग्जांपल दिया। मेंटेन मार्कअप में क्या होता है, एक्चुअल मार्कअप आफ्टर मार्कडाउन एंड डिस्काउंट। एक्चुअल मार्कअप का मतलब होता है, सॉरी, मेंटेन मार्कअप का मतलब होता है कि जो एक्चुअल मार्कअप होता है, जो एक्चुअल मार्कअप आता है वो किसके बाद आता है, मार्कडाउन एंड डिस्काउंट करने के बाद आता है। डॉलर मार्कअप में क्या होता है, मार्कअप एक्सप्रेस इन करेंसी वैल्यू, ये हमारे को करेंसी वैल्यू में दिखाई देता है। परसेंटेज की मार्कअप की बात करूँ तो मार्कअप एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट, यानी कि जो हमारा मार्कअप है वो एक्सप्रेस होता है, दिखाई देता है एक परसेंटेज में ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ और कॉस्ट। तो इतनी बात समझ में आई। अब आता है कि जो मार्कअप होता है रिटेल बिजनेस के अंदर उसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो यही है कि जो रिटेलर है वो कवर करता है ऑपरेटिंग कॉस्ट को, जैसे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें उसको बियर करनी पड़ती हैं। तो प्रॉपर मार्कअप की पॉलिसी भी बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अगर उसने 10 रुपये का सामान बाहर से खरीदा है तो वो 12 में बेच देगा, 2 रुपये किस हिसाब से जोड़े हैं वो उसको नहीं पता। इसीलिए उसको प्रॉपर मार्कअप पॉलिसी बनानी पड़ती है, देखनी पड़ती है कि अगर मैं सामान लेने गया था तो कौन-कौन से खर्चे हुए, तो दुकान में जो मैंने सामान रखा उसमें बिजली का बिल भी आ रहा है, वो अपनी सर्विस भी दे रहा है एंड एडवर्टाइज़मेंट भी कर रहा है, तो सारी चीज़ों को लेकर के ही वो अपना सेलिंग प्राइस सेट करेगा। तो जनरेट प्रॉफिट फॉर द रिटेलर, कवर बिज़नेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि हमारे जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी सारे कवर अप हो जाते हैं। थर्ड में आता है मेंटेन कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, यानी कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव के प्राइसिंग है वो मेंटेन करके चलता है। एंड जो प्रॉपर मार्कअप पॉलिसी होती है वो एक तरीके से सपोर्ट करती है डिस्काउंट को, प्रमोशनल ऑफर देती है ताकि सेल ज़्यादा हो। एंड इन्वेंट्री जो है वो ढंग से इफेक्टिवली तरीके से मैनेज होनी चाहिए। लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, सुपरमार्केट ने बिस्किट खरीदे थे
परचेज किए थे 20 रुपए में और 25 रुपए में बेच दिए, 5 रुपए का जो डिफरेंस आया था वो मार्कअप था। एंड द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और यही अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू बट प्रॉफिट को और ऑपरेटिंग कॉस्ट को, कि जो उसने ऑपरेट भी किया और जो उसने प्रॉफिट कमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू मार्कअप इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रिटेल बिजनेस, डिस्कस इट मेरिट एंड डीमेरिट्स। देखो मार्कअप सॉरी मार्क डाउन है, ठीक है। अभी तक हमने मार्कअप पढ़ा था, अब जो क्वेश्चन आया है वो आया मार्क डाउन का। हाउ डू मार्क डाउन इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, कि मार्क डाउन जो होता है वो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरीके से जो इफेक्ट करता है रिटेल बिजनेस के अंदर, और इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं। तो देखो भाई, मार्क डाउन एक तरीके से रिडक्शन है हमारा, घटाव है, रिडक्शन है इन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ मर्चेंडाइज, यानी कि एक तरीके से जो हमारा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है उसमें गिरावट आ रही है, उसी को हम मार्क डाउन कहते हैं। रिटेलर रिड्यूस प्राइसेस टू इंक्रीज सेल, रिटेलर ने अपना प्राइस इसीलिए कम किया है ताकि वो अपनी सेल को बढ़ाए। आप सोचोगे कि मैम ऐसा क्यों होगा कि प्राइस कम हो जाएगा या फिर रिटेलर अपना प्राइस क्यों गिराएगा, तो भाई इसीलिए गिराता है क्योंकि उसको अपनी सेल बढ़ानी है एंड अपने पुराने स्टॉक को खत्म करना है और कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ माल जो होता है वो पिछले साल का बच जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कपड़े की दुकान है और उसमें पुराना जो, जैसे अभी सर्दियां चली गई हैं, अभी गर्मियां आ चुकी हैं, तो भाई गर्मियों के कपड़े लोग खरीद रहे हैं, तो पहले जो दुकानदार के पास पुराना माल पड़ा था पहले वो उसको खत्म करेगा, चाहे उसको सस्ते रेट में बेचना पड़े, लेकिन उसको पहले खत्म करेगा फिर नया माल लाएगा। नया बेचना शुरू कर देगा तो पुराना उसका वेस्ट हो जाएगा। तो इसी चक्कर में फॉर एग्जाम्पल शर्ट ओरिजिनली प्राइस एट 1000 में बी सोल्ड एट 700 ड्यूरिंग अ सेल, सेल में उसने उसको 700 रुपए की निकाल दी जबकि 1000 रुपए का ओरिजिनल प्राइस था। तो यानी कि ना जाने से अच्छा, वेस्ट जाने से अच्छा या नुकसान होने से अच्छा है कि कम पैसों में निकाल दिया जाए। हो सकता है कि उसको जहाँ प्रॉफिट 500 का होने वाला था वहाँ अब इसको 200 रुपए का होगा। तो इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, क्या क्या इफेक्ट आएंगे प्रॉफिटेबिलिटी पे, तो मार्क डाउन डायरेक्टली रिड्यूसर रिटेलर प्रॉफिट मार्जिन को घटा देता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो बिका है उसके सेलिंग प्राइस से कम पे जितने में उसे बेचना था, एंड जिससे सेल वॉल्यूम बढ़ती है और इन्वेंट्री टर्नओवर भी इम्प्रूव होती है। तो यहाँ पे ना कुछ मेरिट्स बताए हैं मार्क डाउन के। सबसे पहले सेल का बढ़ना, ओल्ड इन्वेंट्री क्लियर हो जाती है, कैश फ्लो भी इम्प्रूव हो जाता है, कस्टमर भी भागा भागा आता है और उससे अट्रैक्ट होता है, एंड रिड्यूस होता है स्टोरेज कॉस्ट, कम होती है क्योंकि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट अनसोल्ड वाली डिक्रीज हो जाती है। बुराई क्या है मार्कडाउन की, तो रिड्यूस होता है प्रॉफिट मार्जिन, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो होती है, कस्टमर में वेट फॉर फ्यूचर डिस्काउंट, वो इंतजार करते हैं डिस्काउंट का, ब्रांड इमेज भी इससे इम्पैक्ट होती है, इन्वेंट्री लॉस होती है एंड डिफिकल्ट प्लानिंग होती है, यानी प्रॉफिट फोरकास्टिंग करने में बहुत बड़ा चैलेंज आता है। ये उनके लिए जो कि शॉर्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मर्चेंडाइज प्लान क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंसीडर किया जाता है जब हम इसको प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं सॉरी। तो मर्चेंडाइज प्लान जो है वो एक तरीके का सिस्टमैटिक प्लान है जो कि प्रिपेयर किया जाता है रिटेलर के द्वारा टू डिटरमाइन द क्वांटिटी, ताकि जो रिटेलर है वो क्वांटिटी, वेराइटी, प्राइस, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज का पता लगा सके, और ये रिटेलर को पता लगाना जरूरी है, मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि राइट स्टॉक लेवल एंड मीट कस्टमर डिमांड इफेक्टिवली। और दुकानदार को नहीं पता होगा कि मेरे पास क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा दुकान में और कितने पे बेचना है, किस टाइम बेचना है, तो वो दुकानदार किसी काम का थोड़ी ना है, फिर वो दुकान नहीं चला सकता। अगर मान लो दुकान पे कोई कस्टमर आया और उसने बोल दिया कि ये माल पड़ा है और 2-3 बार कस्टमर के साथ ऐसा करा और सामान नहीं पड़ा, तो इससे कस्टमर भी नाराज हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है इसका, यानी कि मर्चेंडाइज प्लानिंग जो होती है वो मैक्सिमम सेल करती है, प्रॉफिटेबिलिटी वाइल अवॉइडिंग ओवर स्टॉकिंग और स्टॉक स्टोर शॉर्टेज। स्टॉक कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उतना होना चाहिए जितना बिक जाए। फैक्टर कौन कौन से कंसीडर किया जाते हैं जब प्रिपेयर किया जाता है, मर्चेंडाइज प्लान बनाया जाता है। सबसे पहला कस्टमर की डिमांड, क्योंकि कस्टमर यहाँ भगवान का रूप है, कस्टमर की प्रेफरेंस और बाइंग बिहेवियर देखना होता है। सेल को भी फोरकास्ट करना होता है, यानी फ्यूचर सेल वॉल्यूम भी एस्टिमेट करनी पड़ती है हमें, हमें मतलब रिटेलर को। सीजनल चेंजेस जो होते हैं, प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द फेस्टिवल एंड वेदर, जो सीजनल चेंजेस आते हैं वो हमारे त्योहारों और वेदर के चेंज होने की वजह से आते हैं। बजट अवेलेबिलिटी में आता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर परचेजिंग। मार्केट ट्रेंड्स में आता है, करंट में कौन सा फैशन चल रहा है, प्रोडक्ट के कौन ट्रेंड में है, इस प्रकार से सामान ज़्यादा बिकता है।
इन्वेंट्री के लेवल जो होते हैं वो भी चेक करने होते हैं, टाइमली डिलीवरी हो ये भी देखना पड़ता है जो भी ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को लेते हैं। रिटेलर जो होता है एक तरीके से एनालाइज करता है पिछली वाली सेल रिकॉर्ड को, कितनी सेल हुई थी, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, उस कंडीशन के हिसाब से भी एक मर्चेंडाइज प्लान बना लेता है। जैसे कि यहाँ पे सीजनल प्रोडक्ट लाइक वूलन क्लोथ्स एंड फेस्टिव गुड्स रिक्वायर स्पेशल प्लानिंग, क्योंकि जब कोई त्योहार आने वाला होता है, जैसे कि अगर मान लो दुर्गा पूजा आ रही है, तो लेडीज़ को क्या चाहिए होता है, लेडीज़ को एक अच्छी खासी सिल्क साड़ी चाहिए होती है, बंगाली साड़ी चाहिए होती है, जिसको वो वियर करेंगी अपने फेस्टिवल में और एक अच्छा-सा लुक उन्हें मिलेगा। तो दैट मीन्स जो है वुलन क्लोथ्स का दिया था मैंने, अभी मेरे माइंड में जो है मैंने वो दिया। प्रॉपर मर्चेंडाइज़ प्लानिंग जो होती है वो मदद करती है रिटेलर को एक एडिक्वेट स्टॉक को मेंटेन करने में कि हाँ भाई अब त्योहार आने वाला है तो माल इतना लाना है। और वो उसको कैसे पता चला, वो उसको उसकी पिछली सेल से पता चला कि इतना माल बिक गया था तो अब इतना बिक सकता है तो इतना लेके आना चाहिए। इन्वेंट्री की कॉस्ट भी इससे रिड्यूस होती है, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हो जाती है, स्टॉक की शॉर्टेज भी नहीं होती, ये सब। नेक्स्ट आता है यहाँ पर डिस्क्राइब द फॉर्मेट यूज टू कैप्चर सेल फीडबैक, एक्सप्लेन इट की एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पर जो है फॉर्मेट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है सेल की फीडबैक को कैप्चर करने में, और कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से फीचर इसमें आते हैं। तो सबसे पहले सेल का जो फीडबैक होता है वो रेफर करता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट इकट्ठी करनी होती है कस्टमर से, सेल के स्टाफ से या फिर मार्केट ऑब्जर्वेशन से, जब भी हम माल बेचते हैं। रिगार्डिंग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, कस्टमर कितना संतुष्ट हुआ है उस प्राइस पे, या फिर वो दोबारा आया है या नहीं आया है। तो इस प्रकार से रिटेलर यूज करता है एक फीडबैक टू इम्प्रूव प्रोडक्ट, और कस्टमर का फीडबैक लेता है ताकि जो गलती उससे पहले हुई है या फिर उसके प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो आ सके। सेल की स्ट्रैटेजी बनाना कस्टमर के एक्सपीरियंस से वो ये चीज़ें तैयार करता है। एक तरीके से सेल का फीडबैक एक फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है कस्टमर के रिकॉर्ड को, उसके ओपिनियन को जांचने के लिए, ताकि आगे दिक्कत ना आए और एक इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिक तरीके से सेल रिलेटेड बनी रहे। यहाँ पर ना फॉर्मेट में क्या-क्या चीज़ें आएँगी, सबसे पहला आएगा कस्टमर का नाम क्या है, कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट उसने कौन-सा खरीदा है, किस डेट को खरीदा था, सैटिस्फैक्शन उसे कितना मिला, एंड ओपिनियन अबाउट क्वालिटी, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड उसकी ओपिनियन क्या है, एंड स्टाफ का बिहेवियर कैसा था, सर्विस क्वालिटी कैसी थी जब वो खरीदने आया था, तो स्टाफ ने उसे कैसा ट्रीट किया, रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट और नॉट। ठीक है, ये इस प्रकार से है। एंड की एलिमेंट्स क्या हैं सेल्स फीडबैक के, तो क्या-क्या फीडबैक जो है वो उसमें होते हैं। सबसे पहला कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है, इससे कस्टमर के सेगमेंट को जाँचा जाता है कि कस्टमर किस लेवल पे, किस हद तक, किस पॉइंट पे सोच रहा है। प्रोडक्ट की डिटेल जो है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी आइडेंटिफाई होती है, कस्टमर की हैप्पीनेस है या नहीं उसको मेज़र किया जाता है। प्रॉब्लम कौन-सी फेस हो रही है ये भी देखा जाता है। सजेशन कोई है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड या सर्विस के रिलेटेड वो भी कस्टमर से लिया जाता है, और कस्टमर की लॉयल्टी को भी इंडिकेट किया जाता है। ठीक है? ये सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मीन बाय बाइंग प्रोसेस, एंड बाइंग प्रोसेस के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट आता है बाइंग बिहेवियर मॉडल का, वो देखते हैं। तो सबसे पहला आता है बाइंग प्रोसेस क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, बुक का नाम भी यही है। बाइंग प्रोसेस रेफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेप फॉलोड बाय कंज्यूमर बिफोर परचेजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। बाइंग प्रोसेस जो होता है एक तरीके से एक ऐसी सीरीज है जिसमें सीरीज ऑफ स्टेप जो फॉलो किए जाते हैं कंज्यूमर के द्वारा खरीदने से पहले। इट इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग नीड कि भाई उसको उसकी ज़रूरत है या नहीं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, पहले वो इवैल्यूएट करेगा, फिर देखेगा कि उसको खरीदना है या नहीं, फिर खरीद लेगा तो उसके बाद उसका कैसा ओपिनियन है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो वो होता है बाइंग प्रोसेस। तो सबसे पहला नीड, ज़रूरत पड़ती है, कस्टमर जाँचता है कि उसको उसकी ज़रूरत है या नहीं उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। फिर कस्टमर इकट्ठी करता है इन्फॉर्मेशन, फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड प्रोडक्ट कंपेयर किए जाते हैं, फिर बाइंग डिसीज़न मेक किया जाता है लेना है या नहीं, उसके बाद बताता है कि वो उस प्रोडक्ट्स या सर्विस से रिलेटेड जो है पोस्ट परचेज बिहेवियर में कि वो सैटिस्फाई है या नहीं है। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जब भी कोई हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे हमें आईफ़ोन खरीदना है, तो अगर हमें सबसे पहले हमें फ़ोन की ज़रूरत है, तो हम सोचेंगे कौन-सा लें? तो हम सोचेंगे चलो आईफ़ोन लेते हैं, फिर आईफ़ोन में कौन-सा वाला लें, कितना बजट है, कौन-सा सही है? तो ये सारी चीज़ें जब लेने के बाद एक ओपिनियन देते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस जो कंप्लीट माना जाता है, जो मैंने एग्जांपल के तहत समझाया है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो कंपोनेंट कौन-कौन से हैं बाइंग बिहेवियर मॉडल के?
तो सबसे पहले बात करूँ मैं तो उसमें आता है स्टिमुली, जिसमें आता है मार्केटिंग एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कि मार्केट और वातावरण आपको इन्फ्लुएंस करता है उस प्रोडक्ट को रिलेटेड लेने के लिए। कई बार हम शो ऑफ के चक्कर में लेते हैं, कई बार हमें ज़रूरत होती है, कई बार हमें जो है वैसे ही लेना है, या फिर हमें कोई भी रीज़न्स हो सकते हैं। बायर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसकी एज, इनकम, लाइफ़स्टाइल, कल्चर पे भी डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट लेगा या नहीं। डिसीज़न प्रोसेस जो होता है उसमें कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं कि खरीदना है या नहीं। प्रोडक्ट एंड ब्रांड वो सिलेक्ट करता है, कस्टमर का सैटिस्फैक्शन लेवल भी इसमें आता है। बाकी ये सारे वही पॉइंट्स हैं, आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई is it necessary for the retailer to study market competition before planning his collection for the season? Describe the various factors that are considered for their purpose. देखो भाई यहाँ पे ये बताया है कि क्यों ज़रूरी है रिटेलर के लिए कि उसको स्टडी करनी पड़ती है मार्केट के कंपटीशन को प्लान क्यों करना पड़ता है सीजन से पहले। तो देखो भाई रिटेलर मस्ट स्टडी मार्केट कंपटीशन बिफोर प्लानिंग सीजनल कलेक्शन बिकॉज कंज्यूमर डिमांड, फैशन ट्रेंड्स, प्राइसिंग, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी consistently change. Competitive analysis help retailer prepare suitable and merchandise and avoid business losses. तो देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, अब मान लो दिवाली आ रही है, ठीक है, तो भाई दिवाली आ रही है तो मान लो कोई पर्सन है जो कि हर साल जो है वो स्टॉल लगाता है, यानी कि स्टॉल लगाता है जिसमें वो दिए वगैरह, कैंडल, ये सब चीज़ें या फिर डेकोरेटिव आइटम सेल करता है। लेकिन इस बार भी वो शॉप लगाने वाला है, स्टॉल लगाने वाला है, लेकिन उसने कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करी, कोई प्लानिंग नहीं करी, जितना माल उसका बिकना था वो भी उसने प्लान नहीं करा। तो क्या लगता है कि वो इस स्टॉल में जो आने वाला दिवाली है, 2026 की दिवाली है, उसमें वो सक्सेस ले पाएगा या फिर प्रॉफिट कमा पाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारा मार्केट के अंदर क्या डिमांड चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, अब क्या हो सकता है कि इस बार कोई नए दिए आई हों, या हो सकता है कोई नई तरह की कैंडल्स आई हों जो कि उसके कॉम्पिटिटर लाए हैं, लेकिन उसने कोई नॉलेज ग्रैब नहीं करी, या फिर उसने मार्केट रिसर्च नहीं करी, या फिर अपने कोई कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी नहीं देखी। तो इस प्रकार से अगर चीज़ें नहीं करी, या फिर पहले उसके अगर 1000 दिए बिक जाते थे, तो इस बार वो सिर्फ 10 ही लाया, वो भी जो उसके बचे-कुचे थे। तो क्या लगता है कि उसके दुकान में कोई जाएगा, उसको सेल्स देगा? डेफ़िनिटली नहीं। तो इसलिए उसको पहले से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, पुरानी चीज़ें एनालाइज़ करनी होंगी, उसके अकॉर्डिंग माल लाना होगा और क्रिएटिविटी दिखानी होगी सो दैट ही वो प्रॉफ़िट कमा पाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई है। सो इसीलिए जो रिटेलर को सारी चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे बताया गया नीड फॉर अ, यहाँ पे बताया है कि नीड फॉर स्टडिंग मार्केट कंपटीशन, क्या ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है मार्केट कंपटीशन को स्टडी करने की। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग प्रेफरेंस, हमें कस्टमर को जांचना होता है, कस्टमर क्या चाहता है, किस प्राइस पे वो ले लेगा, एंड प्रोडक्ट किस तरीके से वो हमें लाना है ताकि उसको सुटेबल हो, और कौन से लेटेस्ट ट्रेंड में है एंड कौन सा, एंड ताकि ओवर स्टॉकिंग भी ना हो एंड पुअर सेल्स भी ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से है। बाकी ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, कॉम्पिटिटर प्राइसिंग है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, एंड प्रमोशनल एक्टिविटी, कस्टमर सर्विस, स्टोर लोकेशन, फैशन ट्रेंड्स हैं, एंड ब्रांड पॉपुलैरिटी, ब्रांड कितना पॉपुलर है, स्टॉक मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप लिख के आ सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एंड स्टडिंग कंपटीशन ऑल्सो हेल्प, रिटेलर को मदद करता है, बिजनेस रिस्क बचाता है उसको, कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर लेता है, सेल अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है, मार्केट पोजीशन भी मेंटेन रहती है। नाइन्थ क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्पेस एफिशिएंसी, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट पैरामीटर यूज फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ रिटेल स्टोर। हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करने बताई जा रही है, मेथड पूछा जा रहा है कि मेथड एक्सप्लेन करो, कैलकुलेशन करो स्पेस एफिशिएंसी की, जो जगह है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, कौन कौन से पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिटेल स्टोर की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए। तो सबसे पहला आता है स्पेस एफिशिएंसी, जो होती है रेफर टू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिटेल स्टोर स्पेस टू मैक्सिमाइज सेल, कि हमें माल इतना भरना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। जैसे कि सेल्स एफिशिएंसी निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया, सेल रेवेन्यू अपॉन सेलिंग स्पेस एरिया, जितना भी जहाँ पे हम माल बेच रहे हैं उसका एरिया और रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू, दोनों को डिवाइड देना है तो आपका निकल जाएगा। जैसे यहाँ बताया गया कि स्टोर जनरेट करता है 5 लाख सेल फ्रॉम द 1000 स्क्वायर फीट एरिया, तो दोनों को डिवाइड दो, तो यानी कि स्पेस की एफिशिएंसी है 500 रुपीज पर स्क्वायर फुट। ठीक है,
एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि यहाँ बताए गए हैं फॉर असेसिंग रिटेल स्टोर परफॉर्मेंस। सबसे पहला सेल्स पर स्क्वायर फुट निकालना, उसको मेजर करना, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको। इन्वेंट्री टर्नओवर जो होती है यानी स्पीड एट विच इन्वेंट्री सोल्ड, किस स्पीड से इन्वेंट्री जो है वो बिकने वाली है। कस्टमर का फुटफॉल कितना है यानी नंबर ऑफ विजिटर एंटरिंग द स्टोर, कि उस स्टोर के अंदर जैसे सुपरमार्केट है या कोई भी स्टोर है उस स्टोर के अंदर नंबर ऑफ विजिटर कितने एंटर करते हैं। कन्वर्जन रेट क्या है यानी परसेंटेज ऑफ विजिटर मेकिंग परचेजेस। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में आता है प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स। एवरेज बिलिंग वैल्यू में आता है कि कस्टमर स्पेंडिंग की एवरेज कितनी है, कितने तक वो स्पेंड कर सकता है, ये एवरेज लिमिट सेट करना। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी यानी सेल्स जनरेट करती है पर एम्प्लॉय। तो इस प्रकार से है, ये आप शॉर्ट में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेंट्री, कंपेयर द फूड एंड ग्रोसरी रिटेल मार्केट इन द यूएस एंड इंडिया। तो देखो भाई, ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेंट्री नाम से समझ में आ रहा है ग्रॉस मार्जिन कितना मार्जिन है रिटर्न ऑन इन्वेंट्री पे। तो एक तरीके से रिटेल परफॉर्मेंस मेजर करता है दैट इवैल्यूएट हाउ मच ग्रॉस प्रॉफिट इज अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड इन इन्वेंट्री, की इन्वेस्टमेंट करिए तो उस पर ग्रॉस प्रॉफिट हमने कितना अर्न करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है ग्रॉस मार्जिन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट कर दो तो ये हमारा ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑफ इन्वेंट्री निकल जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करें तो इन्वेंट्री की एफिशिएंसी से मेजर होती है कि एफिशिएंसी है कितनी। रिटेलर कंट्रोल में भी मदद मिलता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी हम एनालाइज जो कर पाते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। मर्चेंडाइज प्लानिंग को भी असिस्ट कर पाते हैं। अब यहाँ पे यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट को लेके डिफरेंस आया है, कंपेरिजन ऑफ फूड एंड ग्रोसरी रिटेल मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहला तो आता है रिटेल स्ट्रक्चर कैसा है। ये ना ऑर्गेनाइज रिटेल डोमिनेंट्स होते हैं यूएस वाले, और ये ना लार्ज अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये अनऑर्गेनाइज लार्ज लेवल पे होता है। स्टोर फॉर्मेट की बात करूँ तो इसमें ना हाइपर मार्केट सुपर मार्केट ज़्यादा देखा जाता है, और इसमें किराना स्टोर जो होता है ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन मार्केट के अंदर। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफ़ी एडवांस डिजिटल देखने को मिलता है यहाँ पे। ग्रोइंग डिजिटल अडॉप्शन है, हो रहा है जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन धीरे धीरे और बढ़ेगा। बल्क परचेजिंग काफ़ी कॉमन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंट छोटी छोटी चीज़ें खरीदी जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ के लिए हम चले जाते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। सप्लाई चेन इसमें हाईली डेवलप्ड है, इसमें डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन ये रैपिडली अभी ग्रो हो रही है तेजी से। एक्सप्लेनेशन वही है, शॉर्ट में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ हैज़ द रोल ऑफ द मर्चेंडाइजर चेंज फ्रॉम द हिस्टोरिकल टाइम, एक्सप्लेन हाउ इट हैज़ ब्रॉडनेंड हिज एरिया ऑफ एक्टिविटी। मर्चेंडाइजर कौन होता है? मर्चेंडाइजर एक ऐसा पर्सन है, इंडिविजुअल है, जो कि जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की प्लान करने में, सिलेक्ट करने में, परचेजिंग डिस्प्ले करने में और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने में एक रिटेल बिजनेस में। उसका उद्देश्य क्या है? सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए। मर्चेंडाइजर के कुछ रोल होते हैं। सबसे पहला तो वो गुड्स के परचेजिंग पे ध्यान देता है, स्टॉक को मेंटेन करता है, सजा देता है स्टोर के अंदर अच्छे तरीके से, और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करता है कि वो सामान उसके पास है। रोल क्या है मर्चेंडाइजर के मॉडर्न रोल में? तो सबसे पहला टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलता है, यानी मार्केट रिसर्च करते रहना। जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है अपने प्रोडक्ट को लेके, वो उसकी मार्केट की रिसर्च करता है, ट्रेंड को फोरकास्ट करता है कि अभी ट्रेंड में क्या चीज़ चल रही है, वही शॉप पे लेकर आएगा और अपने कॉम्पिटिटर से बेटर लाएगा, कम प्राइस में देगा, तो उससे सेल ज़्यादा होगी, ग्रोथ अच्छी होगी। सेल्स भी एनालाइज करता है, इन्वेंट्री कंट्रोल होती है, सप्लायर भी मैनेज रहता है, ऑनलाइन मर्चेंडाइजिंग एंड कस्टमर के बिहेवियर को भी वो टाइम टू टाइम एनालाइज करता है, क्या चीज़ चाहिए, कितने पे ले रहा है, क्या नहीं ले रहा, हर एक चीज़। तो यानी कि प्रोडक्ट की परचेजिंग। स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग में आता है। बेसिक स्टॉक मैनेजमेंट की बात करूँ तो इन्वेंट्री की एनालिटिक्स होती है, ठीक है, जांच होती है। एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग में होता है कि किस प्रकार से मैनुअल डिस्प्ले किया गया है, सामान को किस प्रकार से सजाया गया है। अगर वो अंदर रखेगा तो नहीं बिकेगा, बाहर रखेगा तो अच्छे से बिक जाएगा। कस्टमर का एक्सपीरियंस भी मैनेज किया जाता है, कस्टमर पे फोकस किया जाता है। एंड ग्लोबल सोर्सिंग और ई कॉमर्स से भी वो अपने प्रोडक्ट को, सामान को ऑनलाइन बेच पाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मीन बाय कंट्रीब्यूशन, हाउ इट इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी, की कंट्रीब्यूशन होता क्या है। तो कंट्रीब्यूशन को आप इस प्रकार से समझे, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है तो यू कैन कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन रेफर्स टू द अमाउंट रिमेनिंग फ्रॉम सेल रेवेन्यू आफ्टर डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट। एक तरीके से सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटानी है। इट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स कन्वर्जिंग फिक्स एक्सपेंस एंड जनरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो कि चेंज हो सकती है, और फिक्स कॉस्ट वो होती है जो चेंज नहीं हो सकती। वेरिएबल कॉस्ट में आपका लेबर, ये सब चीज़ें आती हैं।
एंड फॉर एग्जांपल एक सेल हुई है 1 लाख की जिसमें वेरिएबल कॉस्ट 60,000 था, तो कंट्रीब्यूशन 40,000 का होगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये रिटेलर की मदद करता है किस चीज़ में, फिक्स एक्सपेंसेस को कवर करने में, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी भी मेजर कराता है, ब्रेक इवन पॉइंट भी डिटरमाइन कराता है, एंड साथ ही साथ प्राइसिंग डिसीजन में भी मदद करता है, कॉस्ट कंट्रोल भी इंप्रूव होती है। यहाँ पे रिलेशनशिप बताया गया है प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। तो सबसे पहला आता है सेल रेवेन्यू। हायर सेल इंक्रीज कंट्रीब्यूशन, जितना ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। लोअर वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो कंट्रीब्यूशन बढ़ा देता है। फिक्स कॉस्ट जो होती है, लोअर फिक्स कॉस्ट इंप्रूव नेट प्रॉफिट, कम से कम जो फिक्स कॉस्ट होगी उससे नेट प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एंड इंडिकेट अर्निंग कैपेसिटी, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन का मार्जिन होता है उसमें हमारी जो अर्निंग की कैपेसिटी होती है वो इंडिकेट करता है, एंड साथ ही साथ हमारे रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी को भी इफेक्ट करता है। इसका ना यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है जिसको आप जो है गो थ्रू कर सकते हो, काफ़ी इजी सा है, जिसमें सेल वॉल्यूम, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, नेट प्रॉफिट सब कुछ दे रखा है। बस यहाँ पे जो है चीज़ें बताई गई हैं जो मैं ऊपर बता रही थी आपको। जैसे यहाँ पे ना एक रिटेलर ने अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल किया 2 लाख में, वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 की थी, तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 50,000 है। इन्फॉर्मेशन दी है, बस उसको ना यहाँ पे एक अच्छे से तरीके से समझाया है कि कंट्रीब्यूशन फर्स्ट कवर फिक्स कॉस्ट एंड द रिमेनिंग अमाउंट बिकम प्रॉफिट। यानी जो कंट्रीब्यूशन है सबसे पहले फिक्स कॉस्ट को कवर करता है और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है ना वो प्रॉफिट हो जाता है। इतनी बात समझनी है बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन अभी बचे हैं हमारे। तो 13 पे हैं हम, जो सिमिलर होंगे वो छोड़ दूंगे। रिटेल मेथड जो है ना, रिटेल मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो एक तरीके से रिटेल मेथड होता क्या है? रिटेल मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो होता है एक तरीके की ऐसी टेक्निक है जो यूज़ करी जाती है रिटेलर के द्वारा। रिटेलर इसमें एस्टिमेट करता जांचता है कि एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, कि खरीदने और बेचने का जो प्राइस है उसके मुताबिक जो हमारा एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू है वो कितनी रहेगी उसको जांचता है। जैसे कि द मेथड इज वाइडली यूज इन डिपार्टमेंट स्टोर में होता है, सुपर मार्केट में, क्योंकि ये काफी सिंपल एंड क्विक है। डिटरमाइन गुड्स अवेलेबल फॉर दी सेल, की बिकने के लिए कौन सा माल तैयार है। कैलकुलेट टोटल मर्चेंडाइज अवेलेबल, आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को, डिवाइड करता है कॉस्ट वैल्यू बाय द रिटेल वैल्यू, डिटरमाइन करता है कि कितना माल बच गया है बिकने के लिए, अनसोल्ड स्टॉक है रिटेल प्राइस का, एंड लास्ट आता है अप्लाई कॉस्ट रेशियो टू एस्टिमेट इन्वेंट्री कॉस्ट। काफ़ी सारी तरकीबें यहाँ लगाई जाती है। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आता है कॉस्ट टू रिटेल रेशियो का। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट गुड एट कॉस्ट अपॉन गुड एट रिटेल। जैसे कि कॉस्ट प्राइस 5 लाख की है, रिटेल प्राइस 8 लाख है, तो क्या करना है, दोनों को डिवाइड दो, 62.5 आ जाएगा, ये आपका कॉस्ट टू रिटेल रेशियो आ जाएगा। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल कॉस्ट की बात करूँ तो 2 लाख है, एंड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड एस्टिमेट इन्वेंट्री कॉस्ट को हमने जो भी वैल्यू आई है 62.5 आई है ना, तो उन दोनों को ऐसे सॉल्व करना है, 2 लाख इंटू 62.5% कर दो, 1,25,000 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो जो बताया है, और एग्जाम्पल भी यही दिखा सकते हो। इसके फ़ायदे क्या है, इससे ना टाइम बचता है और बहुत ईजी है कैलकुलेशन करना, एंड लार्ज रिटेल स्टोर भी के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये, क्योंकि बड़े बड़े में जल्दी कैलकुलेशन होती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी क्विकली एनालाइज हो जाती है, उसमें मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है आइडियल प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड इन द रिटेल स्टोर बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। तो देखो भाई यहाँ पर ना मीनिंग पूछा गया है प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड का। तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है हम कोई भी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। सो प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड रेफर्स टू द मेथड यूज बाय रिटेलर, जो कि एक तरीके से रिटेलर के द्वारा शो किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है मर्चेंडाइज अट्रैक्टिवली एंड मेंटेन स्टोर क्लीनिनेस, एक तरीके से स्टोर जो साफ सुथरा कितना है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी रहेगी, एंड कस्टमर का कन्वीनियंस कैसा है। तो जितनी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतना ज़्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, सेल ज़्यादा होगी। वो कहते हैं ना जो दिखेगा वो बिकेगा, एंड इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्लीनिनेस, स्टोर जो है वो काफ़ी साफ सुथरा और हाइजीन होना चाहिए। प्रोडक्ट शुड बी क्लियरली विजिबल, आपका प्रोडक्ट साफ सुथरा एंड सही तरीके से दिखना चाहिए, छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। एंड कैटेगरी वाइज वो डिस्प्ले होना चाहिए, प्राइस टैग उस पर क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन सबको लिखी होनी चाहिए, आई कैची होना चाहिए, यानी कि देखते ही पसंद आ जाए, उसकी पैकेजिंग काफ़ी यूनिक एंड कलरफुल होनी चाहिए, कंफर्टेबल कस्टमर मूवमेंट होना चाहिए, सेल्फ शुड रिमेन फुल्ली स्टॉक, प्रोडक्ट जितने चाहिए उतने वहाँ मेंटेन होने चाहिए।
इससे कस्टमर भी संतुष्ट रहता है, ठीक है, ये एक तरीके के इम्पोर्टेंस है। सेल की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, स्टोर की इमेज भी इंप्रूव होती है, रिपीट परचेज दोबारा यानी इनकरेज होता है, कस्टमर दोबारा दोबारा आता रहता है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा, हाउ वाज द आइडिया ऑफ बिग बाजार कंसीव, डिस्क्राइब इट्स साइलेंट फीचर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडिया बिहाइंड बिग बाजार की, इसके पीछे किसका हाथ है, क्या है, देखते हैं। तो जो बिग बाजार है, बहुत सारे लोग इतने टाइम से जा रहे हैं। पहले बिग बाजार लोग बहुत कम जाया करते हैं, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा जाते हैं। पहले जाया करते थे उन प्रोडक्ट के लिए जाया करते थे जो कि किराना स्टोर पे नहीं मिलते थे। मैं बहुत टाइम पहले की बात कर रही हूँ, आज से 15 साल पहले की बात करूँ तो। लेकिन अगर अब की बात करूँ तो अब तो हमें लगता है कि भाई वहां पे सब मिल जाएगा, छोड़ो डिस्काउंट मिलेगा, चलते हैं। द आइडिया ऑफ बिग बाजार वॉज कंसीव टू प्रोवाइड इंडियन कंज्यूमर विद अ लार्ज स्केल रिटेल शॉपिंग एक्सपीरियंस एट अफोर्डेबल प्राइस, कि वो शॉपिंग भी कर लेते हैं एक अफोर्डेबल प्राइस पे। ये जो लॉन्च हुआ था बाय द फ्यूचर ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ किशोर बियानी, किशोर बियानी के लीडरशिप के अंडर में जाके ये लॉन्च हुआ था। एंड द कॉन्सेप्ट कंबाइन ट्रेडिशनल इंडियन बाजार शॉपिंग विद मॉडर्न रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तरीके से ये ट्रेडिशनल इंडियन बाजार को कंबाइन किया गया था मॉडर्न रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और मिडिल क्लास कंज्यूमर के साथ इसके को अट्रैक्ट करने के लिए किया गया था। वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे डिस्काउंटेड प्राइस पे लगाए गए थे। तो बिग बाजार की बात करूं तो यहाँ पे लो कॉस्ट प्रोडक्ट फोकस किए गए हैं, ग्रोसरी, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक, हाउस होल्ड, सब कुछ यहाँ मिलता है एक ही छत के नीचे। मिडिल इनकम कंज्यूमर देखने के लिए यहाँ मिलते हैं। फेस्टिव सेल डिस्काउंट यहाँ देखा जाता है। हाइपर मार्केट स्टाइल शॉपिंग है। फैमिली बाजार लाइक एटमोसफेयर यहाँ देखने को मिलता है। बिग बाजार जो इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑर्गेनाइज जो हुआ था रिटेलिंग इन इंडिया बाय ऑफरिंग कन्वीनियंस के हिसाब से, वैरायटी ज़्यादा होगी, वैल्यू ऑफ शॉपिंग होगी। यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे यूज एग्रेसिव प्रमोशनल कैंपेन्स चलाए गए थे, जैसे सबसे सस्ता दिन, फेस्टिव डिस्काउंट, लॉयल्टी प्रोग्राम, ये सब चलाए गए थे, जिसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट हुआ। बिग बाजार जो स्टोर लेआउट है, वो प्राइस स्ट्रैटेजी वाज डिजाइन अकॉर्डिंग टू इंडियन कंज्यूमर के बिहेवियर को देख के ही किया गया था, ताकि लोग एक छत के नीचे आके बल्क में परचेजिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, सेल से ज़्यादा प्रॉफिट। इस प्रकार से जो है एक सक्सेसफुल अमंग इंडियन कंज्यूमर के बारे में बताया गया। तो ये था पूरा का पूरा वन शॉट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को डेफिनेटली मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।